नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचबीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 52 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 52 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। तो अगर बात की जाए भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो दोनों क्वेश्चन आपने याद रखना है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। तो लौह पुरुष भी इनको ही कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि इनको जो सरदार की जो उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी। तो इनको सरदार की उपाधि जो है वो बारदोली की महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा, जो बारदोली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा इनको जो है वो सरदार की उपाधि दी गई थी। कहीं कहीं पे महात्मा गांधी भी दिया गया। तो दोनों बातें आपको याद रखनी है कि बारदोली की महिलाओं और महात्मा गांधी के द्वारा भी इनको जो है वो सरदार कहा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो भारत का जो बिस्मार्क है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी एचबीटेट जून की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड, मतलब कि जो क्लास लाइव होने वाली है, मान लो आप लाइव नहीं देख सकते, कहीं स्कूल में जॉब करते हो तो रिकॉर्डेड क्लासेस को भी देख सकते हो और पिछली जितनी भी क्लासेज है वो भी आपको रिकॉर्डेड मिलने वाली है और साथ में आप लाइव क्लास भी देख सकते हो। तो दोनों मोड में देख सकते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अगर लाइव क्लास नहीं देख पाओ तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आपको हम फ्री हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409 और आप हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। अगर आप हमारा बैच परचेज करते हो तो हम उसमें आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की कि इनकी जन्म जयंती पर, इनके जन्म दिवस पर जो है वो क्या मनाया जाता है। तो भारत में एक दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो सरदार पटेल की जो जयंती होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। कब होता है राष्ट्रीय एकता दिवस? 31 अक्टूबर को होता है, इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए इनके पिता का नाम एक बार परीक्षा में आया था, तो इनके पिता का नाम था झावेर भाई पटेल। तो झावेर भाई पटेल इनके पिता का नाम था और इनकी माता का नाम था लाडवा देवी। लाडवा देवी और झावेर भाई पटेल क्या थे, इनके माता और पिता थे। दोनों बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, गुलजारी लाल नंदा दिया। गुलजारी लाल नंदा भारत के किसी ज़माने में एक अंतरिम प्रधानमंत्री कहूँगा, प्रधानमंत्री भी रहे थे। नेहरू के बाद इनको बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। देखिए इनका समाधि स्थल का क्या नाम है। तो गुलजारी लाल नंदा जो है, एक बार क्वेश्चन आया था नारायण घाट किसका समाधि स्थल है। तो अगर नारायण घाट की बात करें तो ये समाधि स्थल है किसका? गुलजारी लाल नंदा का। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है। तो अगर भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये क्वेश्चन भी बहुत, देखो राष्ट्रपति और पहले प्रधानमंत्री सबको पता होते हैं, लेकिन अगर पूछा जाएगा भारत के पहले आप राष्ट्रपति बताए, उपराष्ट्रपति बताए, तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, समाधि स्थल की मैं एक दो बात कर लेता हूँ। जैसे कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कौन सा है। तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो है राजघाट। कौन सा है भैया? राजघाट। और कहाँ पर? ये नई दिल्ली में। उसी प्रकार आपका नेहरू जी का, तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है शांतिवन। क्या नाम है? शांतिवन। तो शांतिवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। विजय, उसी प्रकार एक विजय घाट की मैं बात कर रहा हूँ, तो विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री का क्या है? समाधि स्थल। तो शांतिवन और विजय घाट, और ये तीसरा था हमारा राजघाट। ये तीनों आपको याद रखने हैं। राजघाट महात्मा गांधी का था, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का था और विजय घाट नेहरू जी का था। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज के संस्थापक थे और इनके द्वारा जो आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी वो 1875 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब की थी। तो 1875 और 1875 में ही इन्होंने आर्य समाज का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो कहाँ बनाया था? लाहौर में। तो आर्य समाज का मुख्यालय 1875 में कहाँ बनाया गया?
लाहौर में बनाया गया था, इस बात को भी आपने याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली बातें हैं, इसीलिए आप एक एक बात को बिल्कुल डिटेल से याद रखेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन से पढ़ने से पहले हम बहुत सारी चीज़ें देखिए। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक बार एक नारा दिया गया था, और इनके द्वारा जो नारा दिया गया था वो दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया था, या बैक टू वेदास जो नारा दिया गया था, वो दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो अगर बात करें सत्य शोधक समाज की, तो इसकी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले, किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा की जाती है। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली है। आपने सुना होगा रामकृष्ण मिशन, आपको नाम दिख रहा है स्वामी विवेकानंद, इनके द्वारा क्या किया गया था। तो इनके द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद ने की। इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन में राजा राम मोहन राय दिया है, इनके बारे में तो हम पिछले कल भी पढ़ चुके हैं कि इनके द्वारा क्या क्या किया गया था। तो एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगा कि एक तो 1828 में इन्होंने ब्रह्मा समाज किसकी स्थापना की थी, ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। इनके द्वारा ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई 1825 में, वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय। और दूसरा इनके द्वारा आत्मीय सभा, किसकी स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। और ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, परीक्षाओं में काम आने वाली बातें हैं, इसलिए आप एक एक बात को बिल्कुल अपने माइंड में बिठा दें। ज़्यादा क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन के साथ नहीं बता रहा हूँ उतने ही जितने आप माइंड में बिठा सकते हो। एक और कर लो आप, प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में एमजी रनाडे और आत्माराम पांडुकर ने 1867 में प्रार्थना समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। इस बात को आपने याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिमाचल में किस नदी को कालिंदी के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल की ऐसी नदी जिसको कालिंदी के नाम से जाना जाता है, तो वो और कोई नहीं, यमुना नदी है, जिसको कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यमुना नदी को कालिंदी के नाम से जाना जाता है। अब ये कहाँ से निकलती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर यमुना की बात करें तो इसका उद्गम जो है वो कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री कालिंद पर्वत से होता है, या बंदरपुर चोटी के कालिंद पर्वत से होता है, इसीलिए इस नदी को कालिंदी भी कहा जाता है। अभी हिमाचल प्रदेश में जो यमुना नदी है वो कहाँ पर एंटर करती है, तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ये खोदर माजरी, कहाँ पर, खोदर माजरी, जो कि सिरमौर ज़िले में पड़ता है, और ये एक ही ज़िला सिरमौर में बहती है, इसके अलावा नहीं बहती है। तो खोदर माजरी में सिरमौर में एंटर करती है, और सिरमौर को ही ताजेवाला नामक कौन सा स्थान, ताजेवाला में छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना कि यमुना नदी कहाँ से आती है, तो उत्तराखंड के यमुनोत्री से आती है, और हिमाचल के सिरमौर ज़िले में खोदर माजरी में एंटर करती है, और ताजेवाला के पास हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में प्रवेश करती है। अच्छा, इसकी सहायक कौन कौन सी नदी है और एक टोटल कितनी बहती है, तो ये ज़्यादा नहीं बहती, कुल 22 किलोमीटर ये नदी बहती है। इस बात को आपने याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो देखिए टॉन्स हो गया, टॉन्स के अलावा आपका पब्बर हो गया, पब्बर के अलावा गिरी हो गया, बाटा हो गया, जलाल हो गया, ये सारी की सारी क्या है, इसकी मुख्य सहायक नदियाँ है। अच्छा, टॉन्स की बात करें भाई, टॉन्स जो है वो दो नदियों के इससे बनती है। टॉन्स कैसे कैसे बनती है, तो टॉन्स नदी की बात करें, टॉन्स भी इसको बोलते हैं, टॉन्स भी बोलते हैं। तो टॉन्स नदी एक दो नदी होती है, रूपिन और सुपिन, सुपिन और रूपिन। तो टॉन्स नदी, रूपिन और सुपिन एक जगह है नेटवाड़, और इसी नेटवाड़ जगह के पास कौन सी नदी बनती है, टॉन्स नदी। और टॉन्स जो है वो किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है। अच्छा, गिरी नदी भी यमुना की ही सहायक है, इस बात को आपने याद रखना, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपकी बाटा हो गया, बाटा भी जो है वो क्या है, यमुना की एक सहायक है। जलाल हो गया, जलाल भी एक यमुना की ही सहायक है। जलाल गिरी नदी की सहायक है, और ये जो है वो घाटी में बहती है। इस बात को आपने, घाटी जो श्रेणी सिरमौर में पड़ती है वहाँ पर बहती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में सतलुज दिया है, सतलुज हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबी है भाई, 320 किलोमीटर ये नदी लंबी है। सतलुज कहाँ से आती है, तो थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो अगर सतलुज की बात करें तो ये मानसरोवर झील के राकस्थाल से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के शिवकी दर्रे से हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है। तो शिवकी दर्रे से हिमाचल प्रदेश में क्या होती है, एंटर होती है। शिवकी दर्रा कहाँ पे, किन्नौर वाला। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक बात महत्वपूर्ण रहने वाली है, हर एक बात को आप बिल्कुल डिटेल से पढ़िएगा, काम आने वाली बात है, और एक एक बात को आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो बात बनने वाली है। अगर बात करें यहाँ पर
चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी जो है वो कहाँ से अंडर होती है? तो पहले तो आपको चिनाब के बारे में ये पता होना चाहिए कि हिमाचल में कुल कितना बहती है। तो हिमाचल में कुल 122 किलोमीटर चिनाब नदी बहती है, और ये दो नदियाँ, एक नदी है चंद्रा और दूसरी नदी है भागा। चंद्रा और भागा नदी दोनों की दोनों कहाँ मिलती है? चंद्रा और भागा तांडी नामक स्थान में मिलती है, और इसी तांडी में कौन सी बनाती है? चिनाब नदी बनाती है, और 122 किलोमीटर ये टोटल बहती है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपकी रावी की, रावी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो बादल और तंतागिरी दो हिमखंड है, उनके संयुक्त होने से जो है इस नदी का निर्माण होता है। तो बादल और तंतागिरी जो दो दो नदियाँ हैं, जब आपस में वो मिलती है तो वो क्या बनाती है? रावी नदी का निर्माण करती है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो रावी नदी का प्राचीन नाम है इरावती। इस बात को आपने याद रखना है। देखो सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि चंबा राज्य की स्थापना कब हुई? देखिए, अगर चंबा राज्य की बात करें तो चंबा राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 550 ईस्वी में। तो 550 ईस्वी में स्थापना होती है चंबा राज्य की। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब किसके द्वारा की गई थी ये तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो चंबा राज्य की स्थापना 550 ईस्वी में, ये ईसा पूर्व इन्होंने गलती से दे दिया है, तो ये की थी मेरू बर्मन। किसने की थी? मेरू बर्मन। तो मेरू बर्मन के द्वारा चंबा रियासत की चंबा राज्य की स्थापना की गई थी। इस बात को आपने, या रियासत भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, दोनों बातें आपको याद रखनी है। मेरू बर्मन की बात करें, ये चंबा के एक शक्तिशाली राजा थे। इनके द्वारा जो है मणिमेश मंदिर, चंबा का मणिमेश मंदिर, आपका चंबा का लक्षणा देवी एक मंदिर है चंबा में, लक्षणा देवी, चंबा में गणेश मंदिर है और नरसिंह मंदिर है। ये सारे के सारे, और एक धर्मेश्वर मंदिर, धर्म ईश्वर मंदिर है। धर्म ईश्वर मतलब कि जो भगवान यमराज है उनका मंदिर है। तो भैया आपको याद रखना है, मणिमेश मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और धर्म ईश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे? मेरू बर्मन के द्वारा बनाए गए थे। और इनका जो उस समय जो शिल्पकार था वो गुग्गा माहिर था। तो गुग्गा माहिर किसके समय होता था? तो गुग्गा माहिर जो होता था वो मारू बर्मन या मेरू बर्मन के समय हुआ करता था। अच्छा, आप बोलेंगे कि चंबा शहर के बारे में भी बता दीजिए। तो चंबा शहर की जो स्थापना की थी, तो चंबा शहर की जो स्थापना है वो राजा साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, चंबा शहर की स्थापना साहिल वर्मन ने की थी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहिल वर्मन ने चंबा रियासत की स्थापना 920 चंबा शहर की स्थापना 920 ईस्वी में की, किसके नाम पे की? तो साहिल वर्मन ने अपनी बेटी चंपावती, तो चंपावती के नाम पर ही इसने जो है वो चंबा नगर की या चंबा शहर की स्थापना की थी। और क्वेश्चन पूछा गया था कि अपनी राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा किसने बदला था? तो ब्रह्मपुर से जो चंबा अपनी राजधानी चंबा रियासत की ले गया था वो भी राजा साहिल वर्मन ही ले गया था। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साहिल वर्मन के द्वारा चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया, चंबा का विष्णु मंदिर हो गया, चंबा में एक चंद्रशेखर मंदिर है और चंबा में एक कामेश्वर मंदिर है। इनका निर्माण जो है राजा साहिल वर्मन के द्वारा करवाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो साहिल वर्मन है, इनके राज्य के जो सिक्के थे उनका नाम क्या था? तो चकली नाम के एक सिक्के थे, वो भी इनके राज्य के दौरान हुआ करते थे, जिन पर छिदा हुआ कान का एक छपा हुआ जो है वो योगी का प्रतीक था। तो याद रखना कि छिदा हुआ कान का छपा हुआ एक योगी का जो फोटो होता है ना, वो किसके सिक्कों पे था? तो चकली सिक्कों पे था। और चकली किस रियासत के सिक्के थे? तो याद रखना चंबा रियासत के सिक्के थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिनके शासनकाल के दौरान चंबा में महामारी फैली थी? तो वो थे आपके लक्ष्मी बर्मन के शासनकाल के दौरान चंबा में क्या फैली थी? महामारी फैली थी। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, चूहों के मारने पर जो है वो चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने चूहों के मारने पर जो है वो रोक लगा दी थी? तो चूहों के मारने पर रोक लगाई थी मूशन बर्मन। किसने लगाई थी भैया? मूशन बर्मन ने चूहों के मारने पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। तो सारे के सारे क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने अपने नाम के पीछे सिंह लगाया था, तो इनका नाम था गणेश सिंह बर्मन। तो सारे क्वेश्चन यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन को सुनोगे, चीज़ों को आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे रोटी बना रहे हो, कोई और काम कर रहे हो, तो आप काम करते वक्त इन क्वेश्चन को सुनते रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम आपको पता है कि टेट एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं हमारी माताएं बहनें कर रही है, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्री टाइम जब भी मिले इस वीडियो को लगा दो और सुनते रहो। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। और संडे और सैटरडे को करंट अफेयर साइकोलॉजी, हर सैटरडे और संडे आपको करंट अफेयर साइकोलॉजी की भरपूर
भरपूर कम से कम 3 से 4 वीडियो मिलने वाली है। तो हर संडे को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रहेगी और साथ में आपका सैटरडे, 2 दिन आपके पास है जिस दिन आपको 2 वीडियो मिलेगी, एक सुबह करंट अफेयर की और शाम को साइकोलॉजी। तो आप ज़रूर संडे और सैटरडे को इस चैनल पे ज़रूर विजिट करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत पढ़ लिया है, इसलिए थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन को देखेंगे ताकि थोड़ा रिवाइज भी हो जाए और अच्छा से हो जाए। अच्छा, महमूद गजनवी ने किस वर्ष कांगड़ा किले पर आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी की बात करें तो इसके द्वारा कांगड़ा किले पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, महमूद गजनवी ने कांगड़ा किले पर 1009 में आक्रमण किया। अच्छा, आपको ये भी पता होगा, मैंने बहुत बार बताया कि 1337 में किसने किया। गलत नहीं करेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1337 में किसके द्वारा किया गया? तो महमूद बिन तुगलक। तो महमूद बिन तुगलक ने 1337 में किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1365 में किसने किया, तो भैया 1365 में किया था फिरोज शाह तुगलक। इस क्वेश्चन को मैं फास्ट इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि हमारा रिवीजन आप कम टाइम में अच्छी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके। मेरा यही मकसद आपको पढ़ाने का रहता है। तो 1365 में जब फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो बहुत बार टेट परीक्षाओं में ये 10 बार रिपीट हो गया है कि जब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1365 में कांगड़ा किले पर आक्रमण किया गया था, तो कांगड़ा के राजा थे उस समय रूपचंद। कौन थे? रूपचंद। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाला है। और इसके द्वारा ज्वालामुखी मंदिर को भी लूटा गया था। तो किसके द्वारा ज्वालामुखी मंदिर को लूटा गया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही 1365 के आसपास ज्वालामुखी मंदिर को भी लूटा था। और यहाँ से वो संस्कृत की कुछ किताबें ले गया था और उनका उसकी ट्रांसलेशन उसने कुछ अन्य भाषा में करवाई थी। तो याद रखना, संस्कृत से फारसी भाषा में, तो संस्कृत से जो फारसी भाषा थी उसमें इसने जो है इनका ट्रांसलेट करवाया था, इन किताबों को फिरोज शाह तुगलक ने। इस बात को आपने याद रखना है। ये किताबें सारी की सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि इन किताबों का जो अनुवाद संस्कृत से फारसी में किया गया था, सीधा क्वेश्चन आता है वो किसने किया? तो इनका नाम था अज्जुद्दीन, याद रखो भाई, अज्जुद्दीन खालिद खानी। तो अज्जुद्दीन खालिद खानी। तो अज्जुद्दीन खालिद खानी ने इन किताबों का क्या किया था? इन किताबों का ट्रांसलेशन करवाया था। अगला क्वेश्चन कि बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में कब विलय किया गया था? तो बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय ये जो है वो जुलाई 1954 को किया गया था। देखो एग्जैक्ट यहाँ पर दिया गया था और आपको एग्जैक्ट बताना था। तो जुलाई 1954 में विलय होता है बिलासपुर का हिमाचल में। देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो गठन मित्रों होता है वो होता है 15 अप्रैल 1948। कब होता है? 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का क्या होता है? गठन होता है। लास्ट डे हमारा हिमाचल दिवस भी मनाया जा रहा था 2 दिन पहले। हिमाचल प्रदेश का गठन उसी दिन हुआ था, 15 अप्रैल 1948 को। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का क्या होता है? गठन होता है। अब उस समय हिमाचल में कितने जिले थे? 4, सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। तो सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा 4 जिले हिमाचल प्रदेश में थे। और 1951 में हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी का पारसी राज्य बनाया जाता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके बाद हिमाचल में 5वां जिला किसको? तो 5वां जिला बिलासपुर को बनाया जाता है जुलाई 1954 को। और इसके बाद तत्पश्चात 1956 में हिमाचल को यूटी बनाया जाता है। और छठा जिला जो हिमाचल में जुड़ता है वो जुड़ता है किन्नौर। किन्नौर को हिमाचल का छठा जिला बनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। किन्नौर हिमाचल का छठा जिला बनता है कब? 1960 में जो है वो किन्नौर जो है हिमाचल का क्या बनाया गया था? छठा जिला बनाया गया था। तत्पश्चात 1966 में पंजाब आदि के कुछ हिस्से को हिमाचल में मिलाया जाता है और विशाल हिमाचल का निर्माण किया जाता है। तो सीधा क्वेश्चन आता है विशाल हिमाचल का निर्माण तो 1966 में। और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य बनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश को क्या मिलता है? पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।